हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटन। गाइस, आज हम 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे, द रिवॉल्ट ऑफ इंडिया 1857। देखिए गाइस, इस रिवॉल्ट के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपसे दो बातें करना चाहेंगे। कि पहली बात ये कि मतलब जो कल हमने वीडियोज़ डाला था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी मेंस का जो है हिस्ट्री, मतलब पेपर 1 का जो टॉपिक है सेक्शन ए में, इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं, या फिर उसमें मतलब कंप्लीट हिस्ट्री। सेक्शन 1 का जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हिस्ट्री और आर्ट्स एंड कल्चर्स का जो टॉपिक था, उसमें हमने कल चर्चा किया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या कौन कौन सा सेक्शन है, या फिर कौन कौन सा फेवरेट जोन है जहाँ से बीपीएससी बार बार सवाल पूछती है। बीपीएससी बार बार सवाल पूछती है, तो उस संदर्भ में हमने एक बात बताया कि मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि वो जितने भी मैं 20-25 टॉपिक का कल कल डिस्कशन किया था वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, उस 20-25 टॉपिक का मैं एक एक टॉपिक को उठाऊंगा और उसका डिस्कशन, एक एक टॉपिक का उठाऊंगा, उसका डिस्कशन करूंगा। और सारे टॉपिक बीपीएससी का जो भी सिलेबस होगा, पेपर 1 और पेपर 2 का, और डीआई का भी मैं सिलेबस कवर अप करवा दूंगा। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल्स पे बने रहिए और पेशेंटली वीडियोज़ को रोज़ देखा कीजिए, और आराम से आप मेरे वीडियोज़ में नोट्स भी बना लेंगे, क्योंकि मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ वीडियोज़ में, मैं पीडीएफ बनाकर ही डिस्कशन करता हूँ। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं मेनली जो 1857 का ऑल ओवर इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़ा, क्या कॉजेज़ था, या फिर क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, उसके बाद क्या कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बदलाव हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो सेकेंड पार्ट 1857 का आएगा वो कंप्लीट रिलेटेड टू बिहार होगा, मतलब वो बिहार से रिलेटेड उस वीडियो में चर्चा होगी कि बिहार के कौन से लीडर थे, मतलब जो बिहार के जगदीशपुर के राजा बाबू कुंवर सिंह थे उनका क्या रोल था, बाबू अमर सिंह का क्या रोल था, पीर अली का क्या भूमिका थी, रोहिणी विलेज कहाँ था, कैप्टन ली ग्रांट कौन था, कैप्टन टाइलर कौन था, या फिर अन्य व्यक्ति जो बिहार के 1857 की क्रांति से रिलेशन रखते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि बीपीएससी ऐसा सवाल नहीं पूछेगा कि 1857 रिवॉल्ट के बारे में बताइए, या फिर भारत के संदर्भ में या फिर इंडिया के संदर्भ में तो कभी पूछेगी ही नहीं। जब पूछेगी वो बिहार और इंडिया दोनों को मिलाकर ही पूछेगी, कि बिहार के बारे में पूछ देगा कि 1857 का काउजेस क्या है, उसका इम्पैक्ट बिहार पे क्या पड़ा, ऐसा कुछ बता दीजिए। जैसे कि लास्ट ईयर भी पूछा है, अभी 65वीं में भी पूछा है 1857 की क्रांति के बारे में, कि 1857 की काउजेस पूछ दिया है और इसका इम्पैक्ट क्या बिहार पे पड़ा है, तो ऐसे बताइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आशा ही करता हूँ, और ध्यान से देखिएगा। आप लोग चाहे तो नोट्स बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो फ्रेंड्स, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 था। इसके पीछे जो मतलब फोकस्ड एरिया है इस वीडियो में, मैं किन किन चीज़ों पे फोकस करूँगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि फोकस्ड एरिया होगा फ्रेंड्स वीडियो का, इंट्रोडक्शंस होगा, इंट्रोडक्शन टू द रिवॉल्ट अबाउट द फोकस। अब इंट्रोडक्शन जो रिवॉल्ट होगा उसमें हम ये चर्चा करेंगे कि जो रिवॉल्ट शुरू होने का इमीडिएट कॉजेज़ क्या था। कि कॉजेज़ तो बहुत सारे थे, पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, रिलीजियस कॉजेज़ थे, मिलिट्री कॉजेज़ थे, और आउटसाइड कंट्री का भी जो भी मोटिवेशंस प्राप्त हुआ था, अलग अलग कंट्रीज़ में जो भी रिवेलियंस चल रहे थे, वहाँ से भी सैनिकों को मतलब सोल्जर्स जिनको थे उनको मोटिवेशंस प्राप्त हुए थे। तो कॉजेज़ तो बहुत सारे थे। तो इमीडिएट कॉजेज़ मतलब कौन सा ऐसा कॉजेज़ था जो रिवॉल्ट को स्पार्क दिया और रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, ये इंट्रोडक्शंस ऑफ द रिवॉल्ट में चर्चा करेंगे। फिर होल कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट की चर्चा होगी। फिर कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट होगा कि मतलब रिवॉल्ट कहाँ कहाँ हुआ और कैसे हुआ। कॉजेज ऑफ द फेलोर की चर्चा होगी कि मतलब क्या फेलोर होने की क्या कारण थी। उसके बाद कंसिक्वेंसेज ऑफ द रिवॉल्ट होगी। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवॉल्ट के बारे में फ्रेंड्स चर्चा होगी। फिर आगे चर्चा होगी कि नेचर ऑफ द रिवॉल्ट क्या था। फिर नेचर ऑफ द रिवॉल्ट क्या थी, कि मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग इनको वी.डी. सावरकर फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार बोला है, वो टेलर ने कुछ और बोला है, ऑट्रम से कुछ कुछ और बोला है, जो फॉरेनर राइटर्स थे या फॉरेनर हिस्टोरियंस थे या फॉरेनर फिलोसफर्स थे कुछ और बोले हैं। तो अलग अलग फिलोसफर्स की, अलग अलग लीडर्स की, अलग अलग लोगों की, शियाडास की कुछ अलग स्टेटमेंट्स है, वी.डी. सावरकर का कुछ अलग स्टेटमेंट है। तो कौन से व्यक्ति ने क्या इन वीडियो के बारे में, क्या इन रिवॉल्ट्स के बारे में उनका क्या परसेप्शंस था, तो उनके बारे में नेचर ऑफ द रिवॉल्ट की चर्चा होगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शंस ऑफ द रिवॉल्ट मीन्स इमीडिएट कॉजेज क्या था रिवॉल्ट का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा र्यूमर्स था कि मतलब जो आटा प्रोवाइड किया जाता था सैनिकों को,
कि जो आटा प्रोवाइड किया जाता था सैनिकों के, उसमें मतलब हड्डी का पिसा हुआ, बोन डस्ट इन आटा एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। तो फ्रेंड्स मतलब एक रीमर फैल गया था कि जो सैनिकों को खाना आटा दिया जाता है, ये आटा जो दिया जाता है उसमें बोन डस्ट मिला दिया गया है। क्या मिला दिया है? बोन डस्ट, मतलब हड्डी का पिसा हुआ चूर्ण मिलाकर सैनिकों को खाना देना मतलब दिया जाता है। दूसरा था कि इनफील्ड राइफल, इमीडिएट कॉजेज़ में ये स्पार्क का काम किया इनफील्ड राइफल। अब इनफील्ड राइफल क्या होता था फ्रेंड्स? इनफील्ड राइफल्स मतलब एक ग्रीस कार्टिजेज होता था जिसके हेल्प से इनफील्ड राइफल फायर होता था। मतलब इनफील्ड राइफल जो था एक ग्रीस कार्टिजेज था। उस ग्रीस मतलब एक ग्रीस कार्टिजेज ऐसा था कि वो एक रैपर का काम करता था। जैसे आप टॉफ़ी खाते हैं ना, तो टॉफ़ी के ऊपर वाला जो रैपर होता है, जैसे ये बुलेट है फ्रेंड्स, ये बुलेट है और ये बुलेट है, और इसके ऊपर ऐसा कुछ रैपर लगा हुआ था और इसको दांत से बाइट करना पड़ता था, इसको काट कर हटाना पड़ता था, उसके बाद इनफील्ड राइफल में देकर इसको फायर करना पड़ता था। जो ये ग्रीस जो होता था फ्रेंड्स, ये जो ग्रीस जो होता था, ये मेडअप ऑफ मतलब फैट से बना होता था। काव का फैट से बना होता था, पिग के फैट से बना होता था। अब जब काव और पिग के फैट से ग्रीस बना होता था फ्रेंड्स, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि काव हिंदू धर्म में पवित्र है और पिग जो है वो इस्लाम के लिए टैबू माना जाता है और काव हिंदू के लिए सैक्रेड है। तो फ्रेंड्स दोनों चीज़ धर्म नष्ट करने वाली बात थी। और उस समय जो मेजर परसेंटेज थी 95 से लेकर 90% के आसपास जो सोल्जर्स थे उस समय, जो सोल्जर्स थे फ्रेंड, वो इंडियंस में मतलब इस्लाम और हिंदू से धर्म के ही लोग ज़्यादा थे उस समय। तो वो लोग ज़्यादा उन लोगों के धर्मों को ज़्यादा इम्पैक्ट किए ये बात, और ज़्यादा चुभा कि भाई हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। सेना में इस प्रकार का डिस्कंटेंट फैल गई। अब अगला क्या है कि 24 अप्रैल को एक थर्ड नेटिव 24 अप्रैल को 24 अप्रैल थर्ड नेटिव कैलेवरी का 90 आदमी ग्रीस कार्टेज यूज़ करने से मना कर दिया कि हम यूज़ नहीं करेंगे, आपको करना है तो करो, क्योंकि इस चीज़ को यूज करने से हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अब आगे क्या घटना घटता है? 9 मई का एक दूसरा घटना है फ्रेंड्स, मतलब इमीडिएट मतलब रिवॉल्ट शुरू होने से पहले का ये कुछ घटना है। 9 मई की 85 आदमी जो थे थर्ड नेटिव कैवलरी का, जो रिफ्यूज कर दिया था ग्रीस कार्टिजेज यूज करने के लिए, उसमें से 85 आदमी को डिसमिस कर दिया गया और 10 साल 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट मतलब 10 साल का सज़ा सुना दिया गया। अब ये जो चीज़ था, जो 9 मई को ये घटना जो घटा, जो 85 आदमी को सज़ा सुना दिया गया, सेंटेंस 10 साल का, ये इवेंट को स्पार्क देने का काम किया। और इतना स्पार्क देने का काम किया कि नेक्स्ट डे 10 मई 1857 रिवॉल्ट बिगन एट मेरठ, 58 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से 88 किलोमीटर की दूरी पे मेरठ, आप लोग बहुत जानते होंगे कि मेरठ बहुत फेमस जगह है, वहाँ ये रिवॉल्ट शुरू हो गई। अब जब ये रिवॉल्ट वहाँ शुरू हुई, तो रिवॉल्ट जब शुरू किए वो लोग, तो उनका जिन सैनिकों को बंदी बनाया गया था या 10 साल का जो सज़ा सुनाया गया था, उसको तो पहले वो निकाले, वहाँ के जो कोरमेट्स थे उनको मार दिया गया, वहाँ का जो ऑफिसर्स था उनको मारा गया, और ये लोग रिवॉल्ट का अपना झंडा फहराया और झंडा फहराते हुए लोग दिल्ली की तरफ कूच कर गए। मीन्स उस समय तक पॉलिटिकल सेंटर दिल्ली था फ्रेंड्स, पॉलिटिकल सेंटर दिल्ली था, और दिल्ली ही उस समय बहादुर शाह जफर जो थे द्वितीय, तो उनको ये लोग लीडर घोषित करना चाहते थे, और एक प्रकार का सिंबल ऑफ द नेशंस मान सकते हैं उस समय वही थे। अब आगे क्या होता है कि उस समय दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो उल्वी थे। अब उल्वी कुछ समय तक इन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन फाइनली उनका भी हार होता है और वो भी इनके सामने घुटना टेक देते हैं। अब नेक्स्ट डे 11 मई, जब 11 मई को लोग दिल्ली पहुंचते हैं, तो वहाँ एक साइमन फ्रेजर, एक लोकल पॉलिटिकल एजेंट था दिल्ली, और उनको ये लोग मारते हैं, और वहाँ के जो लोकल इन्फेंट्री होता है, जो वहाँ का दिल्ली का लोकल इन्फेंट्री होता है, वो लोकल इन्फेंट्री इनको ज्वाइन कर लेता है। अब ऐसा मान सकते हैं कि मैं अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि बहादुर शाह जो जफर हैं उनको ये लोग लीडर घोषित करना चाहते थे, लेकिन बहादुर शाह, अब लीडर तो पावरफुल होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, एक तरह से इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेकिन बहादुर शाह जफर में ये सब कैपेबिलिटीज़ नहीं थे। लेकिन फिर भी वो एज्ड एंड पावरलेस थे, उनके पास ताकत नहीं थी, पैसा नहीं थी, या फिर कोई साम्राज्य नहीं था।
इंटेलिजेंट ऑफ माइंड भी नहीं थे, उनके पास उनका खुद का सेना नहीं था, लेकिन फिर भी उनको लीडर घोषित किया गया, लीडर डिक्लेयर किया गया। लीडर डिक्लेयर करने का कारण ये था कि जो सदियों से मतलब पिछले 300-400 वर्ष से जो मुग़ल साम्राज्य था, उस मुग़ल साम्राज्य का सिंबल थे बहादुर शाह जफर, और सिंबल को कायम करना चाहते थे, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य एक तरह से पूरे होल ऑफ इंडिया को यूनिफाइड किया था और एक तरह से वो रूल किया था। तो जब रूल किया था तो इंडियन सोल्जर जो थे वो चाहते थे कि बहादुर शाह जफर फिर से एक बार लीडरशिप करे, हम लोगों को मतलब हम लोगों को लीड करे और एक प्रकार का सिंबल ऑफ द नेशंस हो, और ताकि लोगों के पास गुड मैसेज जाए, मैसेज अच्छा जाए, अदर कंट्रीज़ के अदर पार्ट्स में मैसेज अच्छा जाए, चलो फिर से हमारे देश के एक नया लीडर्स मिला है जो कमांड को संभाला है, अब अंग्रेज़ों को भगाया जाएगा। इसी वजह से उनको मतलब कमांड दिया गया और उनको लीडर घोषित किया गया और मतलब इम्परेटर ऑफ इंडिया घोषित किया गया। फ्रेंड्स, अब देखिए, दिल्ली सून बिकेम द सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट एंड बहादुर शाह इट्स ए सिम्बॉलिक हेड विथ। अब देखिए, दिल्ली जो है सेंटर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट का सेंटर बन गया और बहादुर शाह को इसका सिंबॉलिक हेड बना दिया गया। क्योंकि सिंबॉलिक हेड इसलिए बना दिया गया क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं थे कि वो फाइट करते, ना उनके पास सेना था, तो लड़ कौन रहा था? डिफरेंट इन्फेंट्री सैनिक जो थे वही लड़ रहे थे, विभिन्न कॉन्टेनमेंट्स के जो इन्फेंट्रीज थे वो लड़ रहे थे, बहुत सारे किसान लोग भी इस युद्ध में जुटे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो प्रोक्लेमिनेशन ऑफ बहादुर शाह, सिंबल ऑफ द इट्स सिंबॉलिक हेड जो डिक्लेयर किए गए थे नेशंस का, ये प्रोक्लेमेशंस सिपाही म्यूटनी था उसको रिवोल्यूशनरी वार में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब उस समय तक तो सिर्फ सिपाही का विद्रोह था, सिपाही विद्रोह था, शुरू में तो सिर्फ सिपाही विद्रोह था, लेकिन जैसे ही बहादुर शाह को डिक्लेयर किया कि चलो ठीक है, नेशन ऑफ द लीडर डिक्लेयर कर दिया, तो ये सिपाही विद्रोह सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं हुआ, ये रिवोल्यूशनरी वार में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि अब ये सिपाही के अलावा भी जो समाज के अन्य लोग थे, चाहे किसान थे, सोशल वर्कर थे, या फिर मिडिल क्लास लोग थे, या फिर राजा थे, रजवाड़े थे, अन्य लोगों का भी पार्टिसिपेशन इसमें शुरू हो गया। तो इस वजह से ये अब सिपाही म्यूटनी नहीं रहकर ये रिवोल्यूशनरी वार में बदल गया। फ्रेंड्स, अब अगले पार्ट्स में चलते हैं कि पास्ट ग्लोरी ऑफ ए पॉइंट ऑफ लीडरशिप गैप एंड एंकर टू द इंटायर रिवॉल्ट, कि मतलब पीछे का जो था, एक तरह से कह सकते हैं कि पास्ट ग्लोरी मतलब मुगल जो पीछे जो राज्य किया था और राज्य करने का जो लीडरशिप क्वालिटीज़ था, वो एक तरह से एंकर का काम किया है जो इंटायर रिवॉल्ट को, कि चलो ठीक है, अब एक अच्छे राजा मिल गया है, अब ठीक से इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये लोग खुशी का माहौल हो गया था। चलिए ठीक है। बहादुर शाह रोट लेटर टू द ऑल इंडियन स्टेट्स चीफ्स एंड आर्ग्यूड देम टू पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट टू थ्रोन आउट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। बहादुर शाह मतलब जितने भी राजा राजवाड़े थे सभी को लेटर लिखे कि भैया आप लोग तैयार हो जाओ, अब इस अंग्रेज सेना को यहाँ से निकालना है और हम लोग मिलकर युद्ध करेंगे। अब हम लोग एक साथ हैं, एक साथ खड़े होते हैं इस मतलब सेना की इस लड़ाई में, सेना के साथ साथ हम लोग भी भागीदारी बनेंगे और इस अंग्रेज को निकाल कर बाहर फेंकते हैं। अब ऐसा है कि कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुआ था जो मेरठ इंसिडेंट से पहले अदर कंटेनमेंट्स जोन में घटा था, जो इंडिया का एक कंटेनमेंट जोन था, फिर अलग अदर सैनिक का जो छावनी था वहाँ घटा था। उस इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं कि 19th नेटिव इन्फेंट्री एट बैरमपुर वेस्ट बंगाल में जो पड़ता है वो भी इनफील्ड राइफल को यूज करने से रिफ्यूज कर दिया गया और उस इन्फेंट्री को बैन कर दिया गया। एक यंग सिपाही 34th नेटिव इन्फेंट्री, याद रखिएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे ये, मंगल पांडे, जिन पे एक मूवी भी बनी है, आमिर खान उनका एक्टिंग किया है, मंगल पांडे। ये मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछ देता है कभी कभी, चाहे यूपीपीसीएस पूछ ले पीटी में या बीपीएससी पूछ लेता है इस प्रकार का, या फिर कोई भी सिंगल डे एग्जामिनेशन भी पूछ लेता है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। 34वें नेटिव इन्फेंट्री थे, वो बलिया से बिलोंग करते हैं। वो मतलब अपना जो सार्जेंट थे, मेजर थे, उस पर फाइट कर दिया, जो कहाँ बैरकपुर में जो मेजर था उस पर फाइट कर दिया। और फाइट करने का कारण था कि वही ग्रीस कार्टेज वो यूज करने से मना कर रहे थे, लेकिन लोग फोर्स कर रहे थे, तो वो गुस्से से आकर अपने मेजर्स को मार दिए। तो मेजर को मारने की वजह से मतलब बदले मंगल पांडे को फांसी हो गई, और फांसी उनको किस दिन हुई? 8 अप्रैल 1857। अब एक 7वीं अवध रेजिमेंट थे, वो ऑल्सो डिफाइज हिज ऑफिसर्स मेट विथ सेम फेट,
मतलब वह भी अपने ऑफिसर्स को मना किया कि मैं मतलब ग्रीस कार्टिजेज यूज़ नहीं करूँगा, और उसको भी वही सज़ा मिली जो अन्य लोगों को मिला। तो फ्रेंड्स, ये इमीडिएट कॉजेज़ था। क्या था? ये इमीडिएट कॉजेज़ था, और एक तरह से कह सकते हैं इंट्रोडक्शन से अबाउट द रिवॉल्ट। अब हम दूसरे पार्ट्स पे आते हैं, कॉजेज़ ऑफ द रिवॉल्ट। अब कॉजेज़ ऑफ द रिवॉल्ट में फ्रेंड्स ये देखते हैं कि इकोनॉमिक कॉजेज़ पढ़ेंगे, पॉलिटिकल कॉजेज़ पढ़ेंगे, सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ पढ़ेंगे, द पैरेलल कॉजेज़ पढ़ेंगे कि मतलब जो इंडिया में उस समय जो जो घटनाएं घट रही थी, उसी समय अन्य कंट्रीज़ या फिर अन्य नेशंस में भी कुछ कुछ घटनाएं घट रही थी जिससे इंडिया के सेनाओं को भी मोटिवेशन मिला। अब मिलिट्री कॉजेज़ पढ़ेंगे। इतने कॉजेज़ हैं फ्रेंड्स, एक एक कॉजेज़ को हम लोग देखते हैं और फिर वीडियोज़ को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक कॉजेज़ है फ्रेंड्स। द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉय। अब देखिए इसमें इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या था कि जो ईस्ट इंडिया का जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ था वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में क्या था? लोकल फैब्रिक्स थे, हैंडीक्राफ्ट्स थे, किसान थे, मतलब लोकल फैब्रिक्स हैंडीक्राफ्ट, जो मतलब आर्टिशियंस थे, जो पेंटिंग्स बनाते थे, एक तरह से घड़ा बनाते थे या फिर छोटे छोटे कुछ काम करते थे, बैंगल्स बनाते थे या फिर क्राफ्ट्स बनाते थे, स्कल्पचर्स बनाते थे। उन लोगों का तो दशा खराब कर दिया। ये क्यों कर दिए? क्योंकि वो राजा राजवाड़ों को हड़पना शुरू कर दिया बहुत सारे नीति लेकर। तो फिर इन लोगों को आश्रम या फिर मतलब आश्रम मिलना बंद हो गया, इन लोगों को स्पॉन्सरशिप करना बंद कर दिया, या फिर इन लोगों को एक तरह से काम मिलना बंद हो गया, तो ये लोग ऑटोमेटिक ख़त्म हो गए। पिज़्ज़ा मतलब किसान जो था, इन प्रकार की डिजेबिलिटीज से वो रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि उनके ऊपर इतना हैवी वर्डन्स दे दिया गया, उनका हैंडीक्राफ्ट या फैब्रिक्स का काम होना बंद हो गया। तो इस प्रकार की जो वर्डन था उनसे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। मतलब किसान का जो सिचुएशंस था इम्पोवेरिस्ट हो गया। क्यों हो गया? सिचुएशंस दिनों दिन और ख़राब होते चले गए क्योंकि उन पे टैक्स का वर्डन बढ़ गया था, हैवी डेट लगा दिया गया था फ्रेंड्स, और मतलब एक तरह से कह सकते हैं आर्टिसियन हैंडीक्राफ्ट्स का भी दशा खराब था। डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा खराब था कि ऐसा नहीं कि चलो हम डिस्ट्रक्शंस कर रहे हैं तो कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करें, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ डिस्ट्रक्शंस ही डिस्ट्रक्शंस हो रहा था, कोई मॉडर्न इंडस्ट्रीज बनाने का कोई काम नहीं, एक तरह से क्षति कर रहा था लेकिन कुछ नया एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो रहा था। डिस्ट्रॉय कर रहा था लेकिन एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो रहा था फ्रेंड्स। द इंडियन ट्रेड एंड मर्केंटाइल वाज क्रिपल्ड बाय द इम्पोजिंग हाई टैरिफ्स। जो इंडियन ट्रेड्स थे उस पर तो इतना ज़्यादा टैरिफ्स लगा देते थे कि आप बाहर अपना सामान भेज ही नहीं सकते हैं, और बाहर का बना हुआ सामान इंडिया में आकर इंडिया के मार्केट्स को यूरोपियन गुड्स से मतलब यूरोपियन गुड्स का बाढ़ सा आ गया था, बाढ़ सा आ गया था, ऐसा कह सकते हैं फ्रेंड्स। इम्पोज ऑफ ब्रिटिश गुड्स अट्रैक्ट्स लो टैरिफ्स। मतलब वही है कि इंडियन जब गुड्स को बाहर भेजना चाहते थे तो उस पर ज़्यादा टैरिफ्स लगाते थे, और जब कोई भी विदेशी वस्तुएं इंडिया में आने की भेजा जाता था तो उस पर बहुत ही कम टैरिफ्स होता था। इवन एक तरह से कह सकते थे टैरिफ्स ही नहीं होता था। बहुत सारे ऐसे वस्तु थे जिस पे तो टैरिफ्स ही नहीं होता था। 19वीं सदी तक इंडिया का जो कॉटन और सिल्क मार्केट था वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और वो जो हैंडीक्राफ्ट्स वाला जो काम होता था वो मशीन मेड गुड्स के बाजार बन गए थे। क्या बन गए थे? मशीन मेड गुड्स का बाजार बन गए थे। हैंडीक्राफ्ट्स को रिप्लेस्ड कर दिया यूरोपियन मशीन मेड गुड्स ने। जमींदार ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ऑफ्टन सॉ देयर लैंड राइट्स फोर्फिटेड। मतलब जो जमींदार थे, जो भी ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थे, मतलब पहले बहुत बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे या फिर बहुत बड़े राजवाड़ा हुआ करता था, उन लोगों का वो लोग को अब ये दिखने लगा कि भाई उनका जो अधिकार था, उनका जो राइट था, चाहे वो भूमि का अधिकार हो, जंगल का अधिकार हो, चाहे वो ट्रैवल्स हो, उन लोगों का अधिकार छीनना शुरू कर दिया गया था। मतलब अधिकार खत्म, हनन होते हुए दिखने लगा था। अब देखिए मोस्ट अफेक्टेड रीजन जो फ्रेंड था वो अवध था, क्योंकि अब अवध तो बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था और अवध का ही सेना जो था वो बहुत तरीके से पार्टिसिपेट करता था। बहुत सारे सेना भी अवध का ही हुआ करता था फ्रेंड्स। अभी देखिए पॉलिटिकल कॉजेज़ के बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ग्रीडी पॉलिसीज था कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा
अधिक से अधिक राज हर्पण करना है या फिर अधिक से अधिक अपना तरक्की करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। उस वजह से उन लोगों ने बहुत सारे वादे कर के अपने वादे को तोड़े। अब क्या वादे करके तोड़े, वादे करके क्या तोड़े, जिस वादे तोड़ने के चक्कर में उन लोगों ने अपना प्रतिष्ठा को भी गंवाया, लॉस कंटेम्प्ट ऑफ द कंपनी एंड लॉस ऑफ द प्रेस्टीज। सम हीनियस पॉलिसी जैसे सब्सिडरी अलायंसेस था, आपको पता होगा कि लॉर्ड वेल्जली ने सब्सिडरी अलायंसेस लाया था। एनेक्स अब इस पॉलिसी से क्या होता था, सब्सिडी अलायंसेस के द्वारा देखिए फ्रेंड्स की मतलब सब्सिडी अलायंसेस क्या होता था कि आपको कंपनी आती और आपसे एक संधि करती कि भैया हम आपके यहाँ अपना सेना रखेंगे, उस सेना का खर्चा आप दोगे और वो सेना बदले में आपको बाहरी आक्रमण से बचाएगी। उसका इंटेंशन क्या था, सेना आपके यहाँ रखता और एक ब्रिटिश रेसिडेंट्स भी वहाँ पर एस्टेब्लिश मतलब रहता, और उस सेना का जो खर्चा था वो आप उठाते, ब्रिटिश रेसिडेंट्स जो था उसका भी खर्चा आप उठाते, और उसके बिना आप बाहरी जो अलग स्टेट था उससे कोई संधि भी ना करते और पूरा का पूरा खर्चा आप ही उठाते, और आपको उसके बदले वो क्या करते कि मतलब बाहरी आक्रमण से बचाते। तो इस प्रकार का पॉलिसीज़ था। अगर उनके पॉलिसीज़ पे आप खरा नहीं उतरते तो वो स्टेट आपसे ले लेता, बोलता कि भैया आपने गलत किया, आप हमारे साथ मतलब इस पॉलिसीज़ पे आप खड़ा नहीं उतरे तो आपसे ये स्टेट नहीं संभल रहा है, आप प्लीज़ इस स्टेट्स को छोड़िए। तो सब्सिडी अलायंसेज कौन लेकर आए थे, लॉर्ड वेल्जली, ध्यान रखिएगा लॉर्ड वेल्जली लाए थे। अब इन अलायंसेज के थ्रू कौन कौन से स्टेट्स आए, जैसे अब हैदराबाद था, सॉरी फ्रेंड्स, पहला स्टेट्स जो हुआ वो हैदराबाद था, उसके बाद मैसूर था, तंजौर था, अवध था। देखिए अवध के बारे में सब्सिडी अलायंसेस तो हुआ, लेकिन अवध का जो एनेक्सेशन हुआ था ना वो मिस गवर्नेंस के थ्रू हुआ था। कब हुआ था, 1856 के आसपास, जो मतलब मिस गवर्नेंस मतलब ठीक से गवर्नेंस मतलब ठीक से रूल नहीं करने की वजह से, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा था स्टेट उनका, तो इस वजह से वो ले लिए कि भैया हमने आपका स्टेट, ये स्टेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, चलो ठीक है आप दे दो। अब देखिए दूसरा ही एक पॉलिसीज़ था जिस प्रकार से कह सकते हैं फॉल्स पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रूल ऑफ सक्सेशन बोलते हैं, जिसको लॉर्ड डलहौजी साहब लेकर आए थे। इसके तहत क्या होता था फ्रेंड्स कि भैया आपका कोई मतलब रियल हियर नहीं है, जैसे आपका कोई खुद का संतान नहीं है, खुद का बेटा नहीं है, खुद का वंशज नहीं है, तो अगर आप ऐसे बिना वंशज के आपकी मौत हो जाती है तो आपको उस राज्य पे आपका अधिकार नहीं होगा। आप किसी सन को गोद लेते हैं तो वह सन उस राज्य का वारिस नहीं बन सकता है, राजा नहीं बन सकता है। इस प्रकार से ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पॉलिसी था फ्रेंड्स। अब इसमें जो स्टेट्स को एनेक्स किया गया था वो था जैंतिया, कोझिकोडे, गुलेर, कन्नौर, कित्तूर, कुतलेहर। फ्रेंड ध्यान से देख लीजिएगा, ये सब पीटी का सवाल है, ऐसे हम मेंशन कर लिए हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। कंगड़ा, ये सब था फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा आराम से देख लीजिएगा, पीटी में पीटी के लिए सब पूछा जाएगा मेंस के प्रोस्पेक्टिव से, इसको मेंशन ही नहीं करना है। तीसरा था पॉलिसी फ्रेंड्स रिंग फेंस, कौन लेकर आए थे, वारेन हेस्टिंग। रिंग फेंस पॉलिसी कौन लेकर आए थे, वारेन हेस्टिंग। चलिए अब है डेट्स ऑफ द मुगल प्रिंस फरुद्दीन इन 1856, इट्स सक्सेशन रिकंसिडर्स कंडीशनली। अब देखिए अब एक फरुद्दीन था, उनका डेथ हो गया था, जिसकी वजह से इनका सक्सेशन भी मतलब कि चलो ठीक है, वो फरुद्दीन मर गया था, उनका स्टेट्स को हड़प लिए थे, ये सब कॉजेज था। तो ये तो था फ्रेंड्स पॉलिटिकल कॉजेज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में देखते हैं कि रैम्पेंट करप्शंस था, मतलब करप्शंस बहुत ज़्यादा था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ख़राब चल रहा था। अब सोशियो एंड रिलीजियस कॉजेज में देखते हैं फ्रेंड्स, क्या सोशियो एंड रिलीजियस कॉजेज था फ्रेंड्स, रेशियल ओवरटोन्स एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स टू नेटिव इंडियन पॉपुलेशंस। अंग्रेज अपने आप को सुपीरियर समझते थे, वहाँ का सैनिक समझते थे कि हम सिविलाइज्ड हैं, और इंडियन जो हैं वो काले लोग हैं, इनका कोई सिविलाइजेशंस नहीं है, ये लोअर पीपल्स हैं, अनटचेबल्स हैं, इस प्रकार का उनका धारणाएं थे। क्रिश्चियन मशीनरीज भी थी, वो आकर विभिन्न इलाकों में जा जाकर, चाहे वो ट्रैवल्स एरिया हो या फिर भारत के अन्य एरिया में जा जाकर वो लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते थे। इस प्रकार से भी लोगों में रोष थी। अब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म भी कुछ थे, जैसे एवोल्यूशंस ऑफ सती, विलियम बेंटिक, विडो रीमैरेज एक्ट, लॉर्ड कैनिंग, वुमेन्स एजुकेशन, सावित्री फुले। देखिए अब ये लोग कुछ अच्छे काम किए थे, लेकिन इंडियन उस समय अवेयर नहीं था, क्योंकि भारत में पुनर्जागरण नहीं हुआ था। जब पुनर्जागरण नहीं हुआ था, जैसे एवोल्यूशन ऑफ सती वाज ए गुड वर्क ऑफ ब्रिटिश, लेकिन इन लोगों को लगा कि नहीं ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, हमारे रिलीजन्स के खिलाफ
रिलीजन्स में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे फेथ में इंटरफेयर्स कर रहे हैं, तो इस प्रकार का गलत था। वीडो रीमैरिज एक्ट, अब खुद सोचिए ना, किसी विधवा का पति अगर 20-22 साल में मर जाए, किसी लड़की का पति, तो क्या वो अपने इंटायर लाइफ ऐसे बिताएगी? पॉसिबल है क्या आज के डेट में? बताइए कितना गलत हुआ करता था। मतलब एवोल्यूशन ऑफ सती, विलियम बेंटिक 1829 में जिनको ख़त्म किया था सती, कि अगर आपका मतलब किसी का हस्बैंड मर जाता है तो पत्नी को उसका जो चिता होता था, मीन्स लकड़ी उकड़ी जहाँ जाल कर जलाते हैं, मतलब क्रीमेशन होता है, क्रीमेट जहाँ करते हैं बॉडी को, उसकी क्रीमेशन जो चिता जो होता है उस पर बैठकर जला दिया जाता था। आप ज़बरदस्ती आप नहीं जलना चाहते हैं फिर भी, तो कितना फियरफुल होता होगा, डरावना होता होगा, कितना हीनियस क्राइम था ये लोग, ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ों को ख़त्म किया, लेकिन ये सब तो अच्छा ही थी, जो अच्छा काम किया ये अच्छा ही था, लेकिन इन लोगों को भी बुरा लगा कि इन लोगों के पास इतना अवेयरनेस नहीं था, ये लोग जागरूक नहीं थे कि ये सब चीज़ गलत है। खैर चलिए आगे देखते हैं आगे के कारण क्या थे। अब इंडियंस को लगने लगा कि भाई बाहर ही आकर हमारे सोसाइटी में हस्तक्षेप कर रहा है। उसके बाद मंदिर और मस्जिद पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जो उसका भूमि था उस पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ये सब कारण थे। अब देखिए इन्फ्लुएंसेज ऑफ आउटसाइड इवेंट्स फ्रेंड्स, कि आउटसाइड इवेंट्स का क्या प्रभाव पड़ा। अब 1857 की क्रांति के साथ साथ बाहर में भी कुछ इवेंट्स चल रहे थे, जैसे अफ़गान वार था, पंजाब वार था, क्रीमियन वार था। अब इस इवेंट्स में मतलब ब्रिटिश हारे। अब जब ब्रिटिश आपका कोई दुश्मन है और आपसे यहाँ लड़ाई कर रहा है, और वही दुश्मन का कुछ सैनिक किसी अन्य जगह भी लड़ाई कर रहा है, तो वहाँ अगर उसका सैनिक हार जाता है तो आपके अंदर भी मनोबल आता है कि यार वहाँ तो उसको हरा दिया गया है, तो हम भी यहाँ हरा देंगे, हमको भी आज़ादी चाहिए, हम भी मतलब आज़ाद तरीके से जीना चाहते हैं। तो यही कारण थी कि यहाँ ये आज़ादी तरीके से जीना चाहता था फ्रेंड्स। अब देखते हैं अगला वीडियोज़, मतलब अगला क्या था। अब सिपॉय में डिसकंटेंट अमॉन्ग सिपॉय। अब सिपॉय में बहुत सारे डिसकंटेंट थी कि कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द कंपनीज बहुत ही ख़राब था, एक मतलब रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स होता था। उसके बाद प्रिजुडाइस ऑफ द सिपॉय था कि मतलब जो ब्रिटिश थे उनको अच्छे से पैसा मिलते थे, यूरोपियंस को ठीक ठाक सैलरीज मिलता था, इंडियन को ठीक ठाक सैलरीज नहीं मिलता था। सबसे बड़ी बात जो इनका जो सेक्टेरियन मार्क्स था, जैसे कि सिख लोग पगड़ी पहनता था, हिंदू दाढ़ी और मूछें रखते हैं, तो उन लोगों को भी इस पर भी मतलब मना करने लगा कि कोई पगड़ी नहीं पहनेगा, दाढ़ी मूछें नहीं रखेगा। सबसे बड़ी बात कि मतलब सी को क्रॉस करना इन लोगों के लिए लॉस ऑफ कास्ट होता था, कि मतलब अपना धर्म को खो देना। तो सी को भी क्रॉस करने की बातें होने लगी कि भैया सी क्रॉस करना होगा, क्योंकि अभी देखते हैं ना कि इंडियन आर्मी को कभी कभी कॉन्गो भेज दिया जाता है, रवांडा भेज दिया जाता है, फिर कभी कभी यूएन के पीस मिशंस पे जाते हैं। तो उस प्रकार भी उस समय तो पीस मिशन नहीं चलता था फ्रेंड्स, उस समय कोई पीस मिशन नहीं हुआ करता था। उस समय एक तरह से कह सकते हैं कि पीस नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि लूट मिशन होता था, कि भाई चलो लूटने के लिए चलते हैं, तो लूट मिशन पे भी भेजते थे सेना को। तब सेना को भेजते थे, समुद्र क्रॉस करना पड़ता था, जिस प्रकार से सेना सोचते कि चलो समुद्र क्रॉस करना हमारा लॉस्ट ऑफ कास्ट हो जाएगा। जनरल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू जो लॉर्ड कैनिंग ने पास किया था, उसके थ्रू ये सब करना पड़ता था कि भैया आपको समुद्र के पार जाना पड़ेगा। अब देखिए जो एमोल्यूमेंट्स मिलता था, जो भी वेतन भत्ता मिलता था, वो ब्रिटिश के कंपेरिजन में इनको बहुत ही कम दिया जाता था। फॉरेन सर्विस को भी ख़त्म कर दिया गया था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इंडियंस जो सिपाही थे उसको इतना डिस्क्रिमिनेट किया गया, इतना रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया गया है, या फिर मतलब बहुत प्रकार से उनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि एक प्रकार से वो अपने आप को तुच्छ, मतलब ब्रिटिश के उसको तुच्छ समझने लगा, एक छोटा सा बौना प्राणी, कि भैया आप कुछ नहीं हो, आप फालतू को, आप बहुत ही कुछ नहीं है, आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई प्रतिष्ठा नहीं है, बहुत ही लोअर लोग हो, आप अनटचेबल्स हो, मैं आपको मतलब दूसरा लोग ही शासित कर सकता है, आप शासन करने योग्य, मतलब आप शासन करने योग्य नहीं हो, आप शासित होने योग्य हो, आपका शासन कोई और ही करेगा। तो फ्रेंड्स ये तो मतलब कारण थे इस वीडियो में कि चलो ठीक है, अभी हमने कारण डिस्कस कर लिया, अब कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट है। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, आगे के पार्ट्स में आकर हम कोर्स ऑफ द रिवॉल्ट को डिस्कस करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप थोड़ा सा लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों से भी शेयर कर देंगे। मैं इस पार्ट्स को कंटिन्यू रखूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।